वैसे आज की मैं आपको ख़बर बताऊं तो डॉलर जो है पहले तो ओपन ओपन मार्केट में चल रहा था ना 257 पे 256 पे, और हमने रोका हुआ था 230-32 पे, लेकिन आज वो ओपन पाकिस्तान का डॉलर ही 30 रुपये ओवरऑल ऊपर चला गया। आईएमएफ की बात करते हैं। आईएमएफ की जो शराइत थी, हुकूमत की तरफ से कहा गया कि हम उसको पूरा करेंगे, यानी कि हम आईएमएफ के मुआहिदों के बगैर चल नहीं सकते। इकोनॉमिक जो है ना एक्सपर्ट, तो उसका नतीजा ये निकलते हैं कि बाद में उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या करना है और किस तरह करना है। ये बेसिक सबसे बेसिक रीज़न यही है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आमना अदलन, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आई नो काफ़ी हद तक मैं वीडियोस को पोस्ट करने में रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन अब कोशिश ज़रूर जारी है कि हम रेगुलर हो जाएं। इसी के साथ साथ आज का टॉपिक आपसे शेयर कर देते हैं, और टॉपिक ये है जी कि इंटरबैंक के अंदर डॉलर ने फिर से भर ली है एक बहुत ऊँची उड़ान। और डॉलर जो है इंटरबैंक के अंदर 7 रुपये 11 पैसे जो है प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी है। एंड नाउ राइट नाउ जो डॉलर है वो है 242 का। और इसी के साथ साथ अगर हम इंडिया की बात करें तो 81.42। व्हाट, लाइक सीरियसली इतना सारा डिफरेंस आखिर क्यों? तो जी ये सारा सवाल जो है ये पूछना बनता है। अगर हम आईएमएफ की बात कर ले तो आईएमएफ के जो शराइत हैं, जो उसकी कंडीशंस हैं, वो इतनी ज़्यादा सवेयर हैं कि आम आवाम का तो भाई कुछ भी नहीं बचना। लेकिन इसी के साथ साथ देखते ये है कि हमारी आवाम क्या सोचती है, क्या लगता है हमारी आवाम को कि किस तरह से होगा गुजारा आम इंसान का इस पाकिस्तान में। तो चलते हैं आवाम की तरफ, जानते हैं उनका ओपिनियन बगैर टाइम वेस्ट किए। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, गुड नेम? अली असदुल्ला। और आपका? मज़र इकबाल डुल्लू। अच्छा सर, आज हम आपके लिए सवाल ये लेकर आए हैं। डॉलर की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर स्काई रॉकेटिंग की तरह डॉलर ऊपर जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? आखिर वजूहात क्या हैं कि डॉलर जो है वो काबू में नहीं आ रहा? मैम, सबसे बेसिक रीज़न तो मैं कहूँगा कि रजीम चेंज है। दूसरा, हम अपनी इकोनॉमिकली फेल्ड हो चुके हैं, हमारी स्टेट हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। तीसरा, हमारे जो बेसिक ट्रेड रूट्स हैं वो हमने आलमोस्ट तो सारे ही बंद किए हुए हैं। अमेरिका से हमारी अब बन नहीं रही, आजकल उन्होंने डॉलर हमें देने छोड़ दिया है। रशिया से हम वहाँ जाके यूक्रेन की सपोर्ट का ऐलान नहीं किया, तो रशिया भी हमारे साथ नाराज़ है। चाइना वैसे हमें आजकल सपोर्ट करना छोड़ गया, तो हम क्राइसिस में चल रहा है। बेसिक रीज़न ये है। दूसरी रीज़न ये है कि हमारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत वीक हैं। हमारे यहाँ कोई भी एमएनए एमपी ज़्यादा पैसे देता है हुकूमत को कैंपेन के अंदर, तो उसको हम लगा देते हैं इकोनॉमिक जो है ना एक्सपर्ट, तो उसका नतीजा ये निकलते हैं कि बाद में उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या करना है और किस तरह करना है। ये बेसिक सबसे बेसिक रीज़न यही है। सर, आपकी तरफ आएगी, मुझे ये बताइएगा कि इंटरबैंक के अंदर डॉलर जो है वो इस वक्त 237, और जबकि अगर हम लोग ओपन मार्केट की बात कर लें तो 242 पर चला गया। इसके बारे में क्या कहेंगे? इतना हाई प्राइस हो चुका है डॉलर का, और डॉलर थमता नहीं है। डॉलर बढ़ता है तो उसके बाद सारी महंगाई उसी के बाद होती है। उसके बाद अगर आप आईएमएफ वाली सिचुएशन देख लें तो उसको उससे भी आप आगाएं। क्या लगता है पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? देखें, पाकिस्तान जो सिचुएशन इस वक्त है, तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है। पाकिस्तान की सूरत हाल वही होने वाली है जो श्रीलंका की थी। अब देखना ये है कि हमारे पास अभी भी मौका है, चांस है कि अभी हम डिफ़ॉल्ट से थोड़ा ऊपर खड़े हैं, तो कैसे बचा जा सकता है इससे। तो उसके बचने के लिए हमें एक स्ट्रेटजी जो है वो प्लान करनी चाहिए, उसके मुताबिक चलना चाहिए। एक्सपर्ट से मुशावरत करनी चाहिए, और वो क्या इसके हवाले से बताते हैं उसका फौरी सलूशन निकाला जाए। अभी हुकूमत जो है इस तरह की मसाइल जो हकीकी मसाइल हैं, इनसे हट के अपने मसाइल में, अपनी ज़ातियात में लगी हुई है, और अपोजिशन है या हुकूमत है, उनके अपने ही मसाइल चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इस वक्त एक अच्छा प्लान आता है, एक अच्छी स्ट्रेटजी आती है, तो उसको लेके अगर पाकिस्तान चलता है तो पाकिस्तान रुपए की कीमत बढ़ा सकता है, यानी रुपए की वैल्यू बढ़ा सकता है। अच्छा, यहाँ पर आपकी तरफ मैं दोबारा आऊँगी। सर, मुझे ये बताइएगा कि आईएमएफ की बात करते हैं। आईएमएफ की जो शराइत थी, हुकूमत की तरफ से कहा गया कि हम उसको पूरा करेंगे, यानी कि हम आईएमएफ के मुआहिदों के बगैर चल नहीं सकते। इसका बहुत बड़ा एक, अगर हम लोग इन लॉन्ग रन देखें तो कर्ज़ों के बगैर हमारे मुल्क का गुजारा भी नहीं है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? हमारी हुकूमत आखिर क्या कर रही है, और अगर आईएमएफ के मुआहिदे पूरे होते तो आवाम पिस जाएगी। बिल्कुल सच कह रही हैं आप। एक्चुअली ऐसा है कि हमारे जो मुल्क के नेशनल रिजर्व्स हैं ना डॉलर में, वो रह गए सिर्फ $4 बिलियन, और $2 बिलियन तो चाहिए हमें डेली के सिचुएशन को चलाने के लिए, जिसकी वजह से बहुत वीक हो गया हमारा कंट्री। दूसरी बात यह है कि आईएमएफ जिस कंट्री को भी ज़्यादा सपोर्ट करती है, वो हम हमेशा देखते हैं वो डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच जाता है। श्रीलंका के साथ हुआ, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं उन सब के साथ भी ऐसा ही हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं किसी का हुआ। हम लोग ऐसा है कि जो है ना नून लीग की गवर्नमेंट, इनके ताल्लुकात आईएमएफ के साथ अच्छे होते हैं, ये उनकी पॉलिसी को अपनाते हैं। थोड़ी महंगाई की है इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा कर दी है अब तो, थोड़ी तो नहीं कहूँगा मैं।
जिसकी वजह से ये है कि आवाम पिस गई है, गरीब आदमी मर गया है। आप अब गंदम देखें, आटा देखें, अभी रिसेंटली खबरें आती हैं आटे की बोरी लेने के लिए कोई गरीब आदमी मर गया। ये एक ऐसा कंट्री जिसमें हम कहें कि गंदम में जो है ना, एक ज़राअत वाले कंट्री के ऊपर नहीं बनता। एग्रीकल्चर कंट्री के पास अगर ग्रेन ना हो तो ये वाकई में बिल्कुल एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री के लिए ये बात बहुत बुरी है। हम लोग थे इंडिपेंडेंट थे हम लोग, बेशक हम लोग जो मर्ज़ी करें, हमारी एग्रीकल्चर भी हमारी जो बैकबोन थी वो टूट ही गई है, समझ लें ये बात। उसके अलावा बाकी हमारे कंट्री में और कुछ ऐसा हम कहें कि मादनियात वगैरह बहुत हैं, लेकिन वो भी क्राइसिस चल रहे हैं बलोचिस्तान में, KPK में फाटा वाली साइड पे अफ़गान वॉर की वजह से सारा, वो भी हम लोग उस मामले में नहीं हो रहे। सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं, डॉलर इस वजह से स्क्वायर आउट कर गया। सबसे पहले तो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, फिर इकनॉमिक क्राइसिस है, तीसरा रजीम चेंजेस हैं, चौथा अनस्टेबल गवर्नमेंट रहती है पाकिस्तान में, 5 बार तो मार्शल लॉ लग गया है। 75 साल हुए हमारे, 75 ईयर्स हुए हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंट हुए, उसमें इतनी बार मार्शल लॉ लग गया, तो हमारा कंट्री ने क्या ही सही चलना है। अच्छा, यहाँ पे सर आपसे भी सवाल करूँगी, मुझे ये बताइएगा कि सर की तरफ से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है मुझे मिली, लेकिन इसी चीज़ को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो अगर नेबर कंट्री की बात कर लेते हैं इंडिया की, तो इंडिया में इस वक्त सिर्फ 81 रुपीज़ का है डॉलर, और हमारा वहाँ से 3 टाइम्स ऊपर है। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप कि क्या वाकई में हम लोग कहीं पर लैग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम काफ़ी जगहों पे लैग कर रहे हैं। जैसे देखें कि वहाँ डिटरमिन है कि अगर एक एरिया है उनका एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है, जैसे कि भाई पहले बता रहे थे, तो उसको एग्रीकल्चर के हिसाब से कैसे चलाना है। एक जो है इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसको कैसे चलाना है, और कहाँ कहाँ हमने इंडस्ट्री को लेकर चलना है, कौन सी ज़रूरियात है हमारी जो इंडस्ट्री पूरी करेगी, और जो इंडस्ट्री हमने अपने कंट्री में लगानी है। और एग्रीकल्चर में कौन कौन सी, अब बासमती राइस जो है वो पाकिस्तान की भी प्रोडक्ट है, उनकी भी है, लेकिन एज ए इंडियन प्रोडक्ट वो इंडियन ब्रांड वो बिक रही है बाहर, पाकिस्तानी ब्रांड नहीं चल रहा वो, ठीक है। तो ये चीज़ है कि हम अपने ब्रांड्स बनाएं, अपनी पब्लिसिटी हम खुद कर सकते हैं, हम बता सकते हैं हमारे पास जो चीज़ें हैं उनको एज ए ब्रांड पेश कर सकते हैं। तो एक तो ये वजह होगी, इसके अलावा भी काफ़ी वजूहात हैं। यहाँ पर मुझे बताइएगा, मसले बहुत सारे हैं, मसाइल बहुत सारे हैं, आपके ख्याल में हल? बेसिक सबसे पहला हाल ये है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ना, उनको एक बार, खुदा का वास्ता है, एक बार वो ना अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड पर रख के हमारे कंट्री के इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज़ कर दें। दूसरी बात ये है कि पढ़े लिखे लोगों को प्लीज़, मेरिट वाले लोगों को ले आएँ ऊपर। ये सियासतदान, एक पॉलिटिशियन जो कि 10वीं या 12वीं पास है, उसे क्या पता है कि मुल्क की इकॉनमी कैसे चलानी है। वो जो ज़्यादा पैसे वाला है, वो जो जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा है, वो ऊपर आता है, बाकी लोग गरीब नीचे रह गए हैं। चाहे जितना मर्जी भी को पढ़ा हो, फिर हमारे यहाँ कहते हैं कि हमारी यूथ बाहर जाती है, वापस नहीं आती। वो क्यों आए वापस, जब यहाँ पे तो उन्हें कुछ मिलता नहीं है। PhD वाले लोग जो है ना, उनको एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लगा दिया जाता है, मैक्स यही है उनके लिए, कोई उनके लिए नहीं है। अब बहुत सारी डिग्रीज़ हैं जिनका स्कोप है। अब जो इकनॉमिक्स है, उसके बाद इसके अलावा जो है IBA, सारी फील्ड जो है बिज़नेस की, इन सब लोगों को ऊपर लेके आना चाहिए ना। और यूनिवर्सिटीज़ में सबसे बेसिकली जो एजुकेशन का इशू है ना, हमारे यहाँ एजुकेशन है फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, फॉर द सेक ऑफ जॉब, फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, रिसर्च नहीं है, कुछ नया चीज़, कोई नई चीज़ आएगी, कोई इनोवेशन होगी तो ही बेहतर होगा ना मुल्क। ऐसे ये हम लोग 5 फिगर्स जॉब के लिए 7 फिगर्स क्या कहते हैं फीस पे करते हैं। जी बिल्कुल, फ़ी इतनी, हमारे पेरेंट्स हमें कुछ नया सोचने देते नहीं है। हमारे अब्बा जी कहते हैं कि जी आपने बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन गया, ठीक है, नहीं बन सका तो फेलियर है, और है भी ऐसा ही बिल्कुल। और इसके अलावा जॉब नहीं है यहाँ पे, जॉब्स कुछ हैं, वो हैं भी, तो हमें कौन सा वो एक्सप्लोर करने दी जा रही हैं। हम लोग कह दें घर वालों को कि हमें IT करनी है या हमें कुछ और करना है, हमारे घर वाले अलाउ ही नहीं करते। हम लोग काउंसलिंग नहीं है, पेरेंट्स की काउंसलिंग नहीं है, उनको पता ही नहीं। पेरेंट्स को तो किसी ने बताया ही नहीं ना। उसके अलावा फिर एजुकेशन एज ए राइट 18th अमेंडमेंट में ऐड किया गया है। मैम आप खुद देखें, इतने सालों से मुल्क चल रहा था, तब था ही नहीं, एजुकेशन एज ए बेसिक राइट ही नहीं था, तो क्या पता चलेगा लोगों को एजुकेशन चीज़ ही क्या है। बेसिक यही बस यह है कि हमारे यहाँ एजुकेशन जो है ना, वो रॉन्ग एजुकेशन है। इट्स नॉट एन एजुकेशन, इट्स जस्ट गिविंग पीपल बुक्स टू रीड एंड जस्ट दैट्स ऑल। वैसे आज की मैं आपको ख़बर बताऊं तो डॉलर जो है पहले तो ओपन मार्केट में चल रहा था ना 257 पे, 256 पे, और हमने रोका हुआ था 230-32 पे, लेकिन आज वो पाकिस्तान का डॉलर ही 30 रुपये ओवरऑल ऊपर चला गया। आज की खबर जो है, तो हम ये IMF की तरफ से कहा भी गया है कि डॉलर की जो दोनों तरफ जो है ना, इंटर बैंक और ओपन मार्केट के अंदर जो डिफरेंस है उसको ख़त्म किया जाए, ये एक शराइत में से। जाहिर सी बात है, देखें आप आर्टिफिशली किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते होते। दूसरी बात ये देखनी है कि आपकी हमारे पास बेचने के लिए है क्या। असल बात ये होती है कि आपकी इंपोर्ट्स कितनी हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी हैं, हमारे पास कमाने के लिए है क्या।
हमारे पास ना आईटी है, ना हमारे पास एग्रीकल्चरल है। हम कहते हैं कि हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम नेचुरल मतलब ओवरऑल देखें तो हम जो है इंपोर्टर बन चुके हैं, एक्सपोर्टर नहीं रहे एग्रीकल्चर के भी। आईटी और टेक में हमसे इंडिया आगे है। बाकी जो चीज़ मतलब हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास डॉलर्स कहाँ से आएंगे? कि हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए लेबर भी नहीं। लेबर भी नहीं। अब वर्क फोर्स की जब बात होती है वर्क फोर्स की, तो वह हमारे पास स्किल्ड वो भी नहीं है। जब हमारे पास स्किल्ड वर्क फोर्स हो या हमारे पास कोई प्रोफेशनल्स हों आईटी के डिफरेंट कैटेगरीज़ में, जो हम मतलब बाहर एज वर्क फोर्स जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं, जो हमारे डेवलप्ड या स्किल्ड पर्सनल्स बाहर जाएं और वो कुछ कमा के भेजें, या हम इधर अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करें, एग्रीकल्चर को प्रमोट करें, तो फिर ही पॉसिबल है कि हम लोग कुछ कमा सकते हैं। इसके अलावा तो डॉलर ने डेफिनेटली ऊपर ही जाना है। जब तक हम अपने खर्चे और हमारी जो इनकम है, इनकम बैलेंस नहीं करते, अल्टीमेटली हमारा ये मतलब एट द एंड ऑफ द डे हमने बैंकरप्टी होना है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इन सब चीज़ों को देखते हुए आप आईएमएफ की तरफ आते हैं, आईएमएफ के जो माहदे हैं, जो उनकी शराइत है, वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। वो खुद डायरेक्टली कह रहे हैं कि बिजली पे से सब्सिडी हटा दी जाए और पेट्रोल महंगा कर दिया जाए, ऑयल महंगा कर दी जाए, ज़रूरियात ज़िंदगी महंगी हो जाएंगी। आम इंसान जो पहले ही इतना पिस रहा है, जो रिक्शा चलाता है, वो 215 रुपये का पेट्रोल डलवाता है, वो इससे महंगा अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या कहेंगे इस बारे में कि एक इंसान जो आम इंसान है वो क्या करे? देखिए, आपके पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है? अगर हम आईएमएफ के पास नहीं जाते, हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे हुक्मरान खुद कहते हैं कि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं। हमें सऊदीया हमें कर्जा देने के लिए रेडी नहीं है, यूएई वाले हमें कर्जा नहीं कहते हैं कि अगर हम आपको कर्जा देते हैं तो आप हमें क्या देंगे? हाँ, हमें मतलब पहली दफ़ा सऊदीया ने कहा है कि हम आपको कर्जा देंगे, लेकिन शर्तें हमारी होंगी। हालांकि वो वाले कंट्रीज़ हैं जो हमें बरादराना कंट्री कह के हमारी हेल्प करते होते हैं। तो हमें अपनी पॉलिसीज़ को मतलब सिरे से ही हमें अपनी पॉलिसीज़ चेंज करनी होंगी, चाहे वो किसी भी सेक्टर को ले लें। हमें बस इस चीज़ पे फोकस करना है कि अपनी इनकम बढ़ानी होगी। इस तरह नहीं होता। इन्फ्लेशन जब हो जाती है, आप उसको डाउन नहीं कर सकते होते। इन्फ्लेशन जब बढ़ जाती है, आपने उसको स्टॉप करना है और आपने पब्लिक की परचेजिंग पावर को बढ़ाना होता है। अब आप पब्लिक की परचेजिंग पावर को बढ़ाएं। वो कैसे बढ़ाएंगे? इंडस्ट्री से, स्किल्ड लेबर से, बाहर से। मतलब अभी आईएमएफ का जो है वो तो हमारी मजबूरी है। आईएमएफ कर्जा नहीं देगा तो डेफिनेटली हम बैंकरप्ट, मतलब ये तो हम नफसियाती तौर पे तो हम बचे हुए हैं, एक्चुअली तो हम बैंकरप्ट हो चुके हैं। इसलिए हमें उसका कर्जा लेना ही पड़ेगा, चाहे जितनी भी सख्त शराइत हों आईएमएफ की, सऊदीया की, हमें वो तो मतलब नेसेसरी इवल है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। अपने नेबर कंट्री इंडिया की बात कर लेते हैं। वहाँ पर डॉलर की इस वक्त प्राइस जो है वो 81 है। 81 इंडियन रुपीज़ इज़ $1। तो आखिर इतना मेजर डिफरेंस क्यों है? हमारा 3 टाइम्स ऊपर है। फिर वही बात है, पॉलिसीज़। इंडिया में आप देखें कि इंडिया के पास एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं? एग्रीकल्चर है, आईटी है, मेडिसन है। इसके अलावा भी बहुत सारे उनकी मतलब जो बाहर में लॉबीज़ बैठी हुई हैं, अमेरिका में देख लें, बाहर इवन के उन्होंने कनाडा को कनाडा बना दिया है। ठीक है, तो आप इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि उनके पास बेचने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। इंडिया अगर 4th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है, तो उनकी वो पॉलिसीज़ हैं। जब हम जंग पे, हम लोग टेररिज्म पे खर्च कर रहे थे, वो उस वक्त अपनी एग्रीकल्चर पे, अपनी इंडस्ट्री पे, अपनी वर्क फोर्स पे, स्किल्ड लेबर पे, उस चीज़ पे काम कर रहे थे। तो राइट नाउ इंडिया और हमारा तो कोई मुकाबला नहीं। तो व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू ऑन द ग्राउंड? किस तरह से हम लोग इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है सिचुएशन से बाहर? अगर मेरी ओपिनियन, मतलब मैं ज़ाती अगर ओपिनियन बताऊं, तो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट ये है कि अब आपको ये दूसरे जो चीज़ें हैं ना, मतलब अनस्किल्ड लेबर हमने बाहर मिडल ईस्ट में भेज के चेक कर लिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपने आप को ट्रेन करना होगा टेक्नोलॉजी के लिहाज से। टेक्नोलॉजी ही वो वाहिद ज़रिया है वो जो आपको पैसे कमा के दे सकते हैं। और आपके पास टेक्नोलॉजी क्यों वाहिद ज़रिया है? क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा यंग पॉपुलेशन मौजूद है। आप उनको ट्रेन कर सकते हैं। उस जो ट्रेंड वर्क फोर्स होगी वो आपको पैसे कमा के देगी। अब आप फ्रीलांसिंग में देख लें, पाकिस्तान मेरे ख्याल में दूसरे या तीसरे नंबर पे खड़ा हुआ है।
इन लड़कों को कहीं से भी ट्रेनिंग नहीं मिली। क्यों? इनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो खुद कोशिश करके अपने अपने मौके खुद प्रोवाइड करें। अगर मतलब जो अब मैं सोशल साइंसेस का एक स्टूडेंट हूँ। मैं अगर आपको बताऊँ कि हमारे पास कोई स्किल नहीं होती, अगर स्कूल्स में कॉलेजेस में मतलब जो एक ट्रेडिशनल स्टडी के साथ साथ अगर आप कोई ऐसी मतलब स्किल्स शामिल करते हैं कि जिससे बच्चे खुद कमा सकें, चाहे वो कंटेंट राइटिंग है, चाहे डिजिटल मार्केटिंग है, चाहे वो किसी भी चीज़ के मतलब वो फील्ड इतनी वास्ट हो गई है, लोग वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाते हैं, उससे लाखों कमा लेते उससे लाखों कमा सकते हैं। तो हमें अपनी जो पॉलिसीज़ हैं तो इस तरफ टर्न करनी होंगी ताकि हम लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करें। जैसे ही हमारी इनकम जनरेट होगी फिर ही हम कह सकते हैं हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो सकता है। नॉनदलेस हम ऐसे ही रहेंगे, चिखते रहेंगे, कर्जे लेते रहेंगे और हमारा कुछ होने से नहीं रहा। हैं। वेरी ट्रू, थैंक यू सो वेरी मच सर, हमारे साथ मौजूद थे। जी व्यूअर्स, लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन और आप तक शेयर भी किया, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। आपसे चाहेगी इजाज़त, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। इसी के साथ साथ अपना और अपनों का अपने बहुत ख्याल रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।